बच्चों नमस्ते। सभी को नमस्कार। कैसे हाल चाल हैं आपके? अजय, नेहा, राकेश, अतुल। क्लास अभी चल गई है, देखिए अभी चल गई है क्लास। संध्या, अमन जी नमस्ते। नमस्कार पिंकी जी, नमस्कार मनदीप भाई, हर्ष भाई नमस्ते, रविंद्र जी नमस्कार, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। चलिए, नवीन जी हेलो, नमस्ते जी, नमस्ते जी। आवाज़ आ रही होगी, देखिए आप अभी देखिए आवाज़ आ रही होगी। चलो, चलिए। बच्चों एक बार ये बताइए, हर्ष जगलान, एक बार ये बताइए, एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है, आपको समझने में कैसा लग रहा है? एक बार क्लास के बारे में आपको जो भी मैं बता रहा हूँ, कई बच्चे ये कह रहे थे कि बहुत कॉम्प्लेक्स आ गया है। अमन मैं अच्छा हूँ भाई, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, बहुत जटिलता आ गई है। आप बताइए समझने में आपको क्या कुछ अब बेहतर लग रहा है क्या? मुस्कान जी, सौरभ भाई, लखविंदर जी, अतुल जी नमस्कार, निशा जी नमस्ते, स्वीति जी नमस्कार। हाँ सब ठीक है। अब आसान लग रहा है, एक यूनिट हो गई है आपकी, आपको ठीक लग रहा है? ठीक है राजीव जी, अब यहाँ से हम लोग एक चैप्टर शुरू करेंगे, आप वहाँ से आगे समझिएगा। ठीक है बच्चों, एक मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को पहले क्लियर करेंगे। कल एक मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कल एक छोटी सी गलती हुई, उस गलती में ये है उस गलती में ये है कि यहाँ जब हम आप देख रहे थे, ये कल मैं आपको ये पढ़ा रहा था, तो यहाँ बच्चों एक छोटी, जब आप नोट्स अपना बना रहे हों, जब आप अपना, मुस्कान जी हाँ जी ठीक है, मैं सबका कमेंट दिख रहा है, ठीक है सब बताएंगे, नवीन भाई सब बताएंगे। हाँ जी फिजिक्स ठीक है, राकेश भाई ठीक है। छोटी सी मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को सुधार रहे हैं भाई। कुछ विशेष गुण है, कल किसी बच्चे ने बोला भी था। हाँ हाँ बिल्कुल संध्या जी, बिल्कुल अभी देख रहे हैं, एक मिनट में। वेट को आपने सदिश राशि बताया, लेकिन उसमें दिशा कैसे बता सकते हैं? एक सेकंड में बताएंगे, पहले कल की मिस्टेक को सुधारते हैं। कल किसी बच्चे ने कहा भी था, बच्चों ये मिटेगा नहीं क्या? अच्छा, ये बच्चों ऐसा है कि ये कार्य जो है सदिश राशि नहीं है, कार्य सदिश राशि नहीं है, कार्य अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है, कार्य वेक्टर क्वांटिटी ना होकर स्केलर क्वांटिटी है। मैं इसको यहां लिख देता हूं। ये कल एक मिस्टेक हुई है, मैं बताऊंगा इसके होने के पीछे कारण क्या है। अपने नोट्स में एक बार चेक कर लीजिएगा कि कार्य अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एक तो ये मिस्टेक कल हुई है भाई छोटी सी, इसको आप संभालिएगा। हाँ मनदीप भाई, शायद आपने बोला था, मनदीप भाई ने शायद बोला था, मनदीप भाई उसके लिए माफी चाहते हैं भाई। ठीक है, और जब हम कार्य को डिवाइड किया था ना समय से, तो शक्ति भी अदिश राशि हो जाएगी, शक्ति भी अदिश राशि हो जाएगी। शायद मनदीप भाई ने ही बोला था, शक्ति भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, शक्ति भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, आपने इसको लिख लिया, आपने इसको लिख लिया कि फोर्स अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और शक्ति भी स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि ये फोर्स से ही निकल कर आया है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। एक बात तो ये, क्या आपने करेक्शन कर लिया? मैं आगे चलूं? आपने यहां तक करेक्शन कर लिया हो तो बच्चों मैं आगे चलता हूं। कार्य अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और शक्ति भी अदिश राशि है, शक्ति भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, लिख लिया, कोई नहीं कर, एक बात हो गई। अच्छा, ये दूसरा ये हुआ ना भाई, शक्ति अदिश राशि है, रविंद्र भाई शक्ति अदिश राशि है। आगे चलते हैं, और क्योंकि हमने एक अगला बनाया था ना, यहां हमने दाब बनाया था, दाब, और दाब में भी फोर्स लिया था, दरअसल दाब भी अदिश राशि है। ये छोटी छोटी तीन मिस्टेक थी, दाब भी अदिश राशि है, दाब भी स्केलर क्वांटिटी है, दाब भी, क्योंकि दाब जब लगता है वो विभिन्न दिशाओं में लगता है। जैसे मान के चलिए कि एक पानी का गिलास है, उस पानी के गिलास में जो द्रव भरा हुआ है, जो पानी भरा हुआ है, वो चारों तरफ को दाब लगा रहा है। ठीक है मनदीप भाई, ये तीन बातों को आपने करेक्ट कर लिया, तो मैं अगले चैप्टर पे चलूं। तीन बातों को आपने करेक्ट कर लिया है, तो मैं अगले चैप्टर पे चलूं। बच्चों लिख लेना, लिख लेना अपने पेपर में, बड़ी खास बातें हैं ये।
कागज में जहां लिख रहे हो, कॉपी में जहां लिख रहे हो, नोट कर लीजिएगा कि दाब भी अदिश राशि है, दाब भी अदिश राशि है। ये तेजी की वजह से थोड़ी मिस्टेक हुई बच्चों। और कार्य भी अदिश राशि है और शक्ति भी अदिश राशि है, शक्ति भी अदिश राशि है। ठीक है, मैं चलूं आगे यहां से। डिस्टेंस, डिस्टेंस अदिश राशि है, डिस्टेंस दूरी अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। संध्या ने कहा वेट, संध्या में वेट तुम्हें समझा देता हूं गुड़िया। जब हमने भार की बात की थी ना बच्चे, जब हमने भार की बात की थी, भार का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। संध्या एक बार समझ लो फिर आगे चलेंगे। द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको तो कहा वेट, इसको तो कहा वेट, और मास, द्रव्यमान को कहा मास, द्रव्यमान को कहा मास, और गुरुत्वीय त्वरण को कहा ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल एसिलरेशन या एक्सिलरेशन। अब संध्या का सवाल यह है, संध्या का सवाल यह है कि इसमें दिशा कहां से आ गई। तो दिशा को समझने के लिए हमें गुड़िया यह समझना होगा कि ग्रेविटेशनल एसिलरेशन क्या होता है। जब पृथ्वी, सर कैसे है, एक मिनट रोकी भाई, सुनिए जरा। जब कभी, हाँ एक मिनट रुकिए, वर्क में फोर्स है बेटा, ये टेक्निकल है थोड़ा। दो वेक्टर वेक्टर की गुणा हो रही है, दो अदिश अदिश की राशि गुणा हो रही है, तो यहां पर टेक्निकल बात आ जाती है। आपको ये रटना, रट लीजिए इसको, थोड़ी टेक्निकल बात आ जाती है। हाँ अमित भाई, मैं इंग्लिश में तो बता रहा हूं भाई, ये वेट है, मास है, ग्रेविटेशनल एसिलरेशन है। अब समझिए ये क्यों है। हमने कहा कि ये एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। अमित भाई सुनिए, कहीं कोई बात आती है तो प्लीज बताइएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? सर भार जो है वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब है परिमाण भी होता है, और परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब इसमें दिशा कहां से आई? सवाल संध्या का यह था। ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल त्वरण एसिलरेशन का मतलब है, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब है पृथ्वी जिस ताकत से, पृथ्वी जिस ताकत से अपनी तरफ किसी पदार्थ को खींचे, वो फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, उसे हम ग्रेविटेशनल एसिलरेशन कहते हैं। तो पृथ्वी के अपनी तरफ खींचने की हमेशा एक दिशा होगी, पृथ्वी हमेशा अपनी तरफ खींचेगी, नीचे की तरफ खींचेगी, तो दिशा इसमें आ गई, दिशा इसमें आ गई, हमेशा नीचे की तरफ दिशा होगी। इस दिशा की वजह से ही, इस दिशा की वजह से ही ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। रो की हमने कहा कि उसमें डिस्प्लेसमेंट, उसमें डिस्प्लेसमेंट और वर्क, वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और दोनों की दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी की जब गुणा होती है तो एक तरीके से डॉट फिजिक्स आ जाती है, मतलब टेक्निकल बात आ जाएगी। आप उसको याद करके रखिए कि वो एक प्रकार की अदिश राशि है, वो एक प्रकार की अदिश राशि है। यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे चल बच्चों, दो ये तकलीफें थी मैंने आपको। संध्या आप बताओ, संध्या आपको समझ में आया? आपको ये बात क्लियर हुई कि ये क्यों बता रहा हूं मैं? यहां से आगे चलते हैं, चलो बच्चों। अब आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है इंपोर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। अंकिता जी नमस्कार। इंपोर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ये आज की हमारी क्लास का टॉपिक है। इसको देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला लेंगे एक्यूमुलेटर। ध्यान से सीधे सीधे बिल्कुल शांति के साथ पढ़ते चलेंगे, और मैं आपको टेक्निकली चीजों से बाहर निकाल के आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। जब हम एक्यूमुलेटर की बात करते हैं बच्चों, एक्यूमुलेटर की बात करते हैं, इसका मतलब होता है एक्यूमुलेट। तुमने सुना होगा, यह शब्द कहां से बना है? एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, इकट्ठा या संग्रह करना, इकट्ठा या संग्रह करना। तो एक्यूमुलेटर का शब्द क्या बना? संग्रह करने वाला, स्टोरेज करने वाला, स्टोरेज करने वाला। और स्टोरेज करने वाला किस चीज को स्टोरेज करने वाला? तो एनर्जी को स्टोरेज करने वाला। जो एनर्जी को स्टोरेज करता है, इकट्ठा करता है,
पहले हिंदी में लिख लेते हैं, जो ऊर्जा का संग्रहण करता है उसे एक्यूमुलेटर कहते हैं। टू स्टोरेज इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या सुन रखा है, हमने सुना है जो स्टोरेज होता है इलेक्ट्रिसिटी जो स्टोरेज करती है, सर वो तो ये रिचार्जेबल बैटरी होती है। रिचार्जेबल बैटरी, चार्ज करने वाली रिचार्जेबल बैटरी। तो रिचार्जेबल बैटरी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? रिचार्जेबल बैटरी को ही, चार्ज होने वाली बैटरी को ही हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। चार्ज होने वाली बैटरी को ही हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। तो पेपर अगर पूछे कि एक्यूमुलेटर शब्द कहां से आया, मतलब एक्यूमुलेटर क्या करता है, तो ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोरेज करता है। और इलेक्ट्रिसिटी को स्टोरेज करने के लिए क्या है, तो हमने सर सुन रखा है एक ऐसी बैटरी होती है, एक ऐसे बैटरी टाइप, बक्सा टाइप होता है, आपने देखा ही होगा ट्रैक्टर में, घरों में, यहां पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसी बैटरी को टेक्निकली, इसी रिचार्जेबल बैटरी को टेक्निकली हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। हां, कार्य स्केलर क्वांटिटी है सचिन, कार्य अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। एक बात हो गई, दूसरी बात पर चलते हैं। सर अल्टीमीटर क्या होता है? अल्टीमीटर क्या होता है बच्चों, सुनो ध्यान से। अल्टी का मतलब होता है हाइट। लैटिन भाषा में या ग्रीक भाषा में कहें, अल्टी का मतलब होता है हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई को मापने वाला यंत्र अल्टीमीटर क्या होगा? वायुयानों की, हमने क्या बताया, अल्टी का मतलब ऊंचाई और मीटर का मतलब मापना। तो क्या मापा आपने मापा ऊंचाई को। तो वायुयान की ऊंचाइयों का मापन करने वाला यंत्र मेजर्स हाइट ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स। वायुयानों की उड़ते हुए वायुयानों की ऊंचाई मापने का यंत्र। हां, एल्टीमीटर एरोप्लेन में लगा होता है। जैसे हम कहते हैं ना एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई वाला क्षेत्र, अल्टी शब्द से निकालना है। अल्टी का मतलब होता है हाइट, तो अल्टीमीटर हाइट को मापने वाला। तो जैसे आप वायुयान में देखोगे तो वहां लगेगा आपको फोर्स कौन सी क्वांटिटी है रविंद्र भाई? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। एक बात हो गई। यहां से आगे चलिए, नंबर 3 पर चले। सर एक शब्द आया एरोमीटर। सर एरो का मतलब होता है एयर, और एयर का मतलब हवा, और मीटर का मतलब मापन, बार बार आएगा। मीटर का मतलब मापन। तो हवा की डेंसिटी, हवा की डेंसिटी या हवा का भार मापने वाला क्या कहेंगे? हवा का भार तथा घनत्व मापने का यंत्र। या तो ऐसे लिखो, या लिखो डिवाइस विच मेजर्स डेंसिटी एंड वेट ऑफ एयर। तो क्या कहेंगे? शॉर्ट में लिख लीजिए, मेजर्स डेंसिटी एंड वेट ऑफ एयर। सर कई बार आपने बताया कि
वर्क और दाब अदिश राशि हैं। हाँ, मैंने सरीन आते ही लिख दिया, मैंने आप आते ही ठीक करवा दिया सरीन, कि काम और दाब दोनों अदिश राशि हैं। कल वो गलती से लिखा गया था। तो हमने कहा एरोमीटर क्या है? हवा का भार। अगर कोई बच्चा ये कहे सर घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है, तो समझिए ध्यान से। अगर मैं कहूं कि ये फोन है, ये फोन है, और फिर मैं दूसरा कहूं ये बोतल है, दोनों में आपको ज्यादा डेंस कौन सा दिखाई दे रहा है? तो बोतल ज्यादा डेंस दिखाई देता है। बोतल के ज्यादा डेंस का मतलब है 1 वर्ग मीटर में आने वाले कणों की संख्या को घनत्व कहते हैं। बार बार आएगा, 1 मिनट में सुन लीजिए। रविंदर बाद में लेंगे भाई, इस सवाल को, रुक जाइए। हमने कहा कि एक कनस्तर ले लीजिए जिसमें घर में आटा रखा जाता है। कनस्तर, उसमें मम्मी ने आटा भरा। आटे को भर के आपने कहा मम्मी आटा कम है, मुझे और चाहिए। मम्मी दाब लगाती गई, आटा डालती गई, दाब लगाती गई, आटा डालती गई, तो आटे के बीच के कण और ज्यादा नजदीक आते गए, और ज्यादा नजदीक आते गए, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती चलेगी। अगर कहीं पर कण बहुत नजदीक आते जाते हैं, इसका मतलब है उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। सर लोहे में कण बहुत नजदीक नजदीक होते हैं लकड़ी की तुलना में। लकड़ी में कण दूर दूर होते हैं, लोहे में कण बहुत नजदीक होते हैं। इसका मतलब यह है, जब मैं घनत्व शब्द का यूज करूंगा तो बच्चों ये मतलब होगा कि उस पदार्थ में, उस मैटर में कणों की संख्या ज्यादा होगी और बहुत नजदीक नजदीक पार्टिकल होंगे, बहुत नजदीक नजदीक पार्टिकल होंगे। तो अगर हवा का घनत्व नापना हो, डेंसिटी ऑफ एयर नापनी हो कि इस कमरे में हवा की डेंसिटी कितनी है, तो आप एरोमीटर का यूज करेंगे। एरोमीटर का यूज, बाहर आपको बाहर मैदान में जाके हवा की डेंसिटी नापनी है बच्चों, तो भी आप एरोमीटर का यूज करेंगे। यहां से आगे चलेंगे, यहां से आगे चलेंगे एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, दो बात समझिए, दो बात समझिए। एक शब्द हुआ हवा और एक शब्द हुआ वायु। इसको बोलते हैं एयर और इसको बोलते हैं विंड। इसको बोलते हैं विंड। एयर का मतलब होता है रुकी हुई हवा। एयर का मतलब है रुकी हुई हवा। और रुकी हुई हवा का मतलब क्या है? जैसे टायर में भरी हुई, टायर में, गुब्बारे में, गुब्बारे में, टायर में, गुब्बारे और टायर में जो भरी हुई है उसे हम हवा कहते हैं, उसे हम हवा कहते हैं। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स ना। हाँ, कण मतलब पार्टिकल्स। अगर किसी एटम, पार्टिकल्स, ठीक है। हाइग्रोमीटर होता, अरे नहीं भाई राकेश सुनो भैया, हाइग्रोमीटर नहीं होता, वो आगे बताएंगे। जब हम विंड की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है फ्लोइंग एयर। फ्लोइंग एयर, फ्लोइंग एयर का मतलब क्या होगा? बहती हुई हवा, बहती हुई हवा, बहती हुई हवा। तो हम विंड की जब बात करते हैं, विंड की बात करते हैं तो चलती हुई हवा को विंड बोलते हैं। और अगर आपके साइकिल के पहिए में, अगर आपके साइकिल के पहिए में कोई हवा भरी हुई है तो उसे हम, उस गैस को हम हवा कहेंगे। अब सुनो ध्यान से, एनिमो का मतलब क्या होता है? एनिमो का मतलब होता है विंड। एनिमो, एनिमो एक ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है विंड, और विंड का मतलब होता है, अभी आपने देखा, फ्लोइंग एयर। विंड का मतलब आपने समझा अभी, फ्लोइंग एयर मतलब बहती हवा, बहती हवा। तो जो बहती हुई हवा होगी उसमें कोई ना कोई दिशा होगी। तो एनीमोमीटर क्या करता है? एनीमोमीटर डायरेक्शन, एनीमोमीटर डायरेक्शन, दिशा, डायरेक्शन और, डायरेक्शन और, एनीमोमीटर डायरेक्शन और दिशा और भार, वेट, वेट, भार नापता है। किसका? विंड का, विंड का भार नापता है, विंड का, विंड का भार नापता है। क्या आप इस बात को समझे? क्या आप इस प्रकार समझे? एनिमो मतलब विंड, बहती हुई हवा। अगर बहती हुई हवा की आपको डायरेक्शन नापनी है, बहती हुई हवा की आपको दिशा और वेट देखना है, तो एनीमोमीटर से होगा। क्या आप लोग, एरोमीटर रुकी हुई हवा, तुम्हारा साइकिल वाला अमित भाई, साइकिल में तुम अपनी स्कूटी में, अपनी गाड़ी में हवा भरवाते हो, वो जो लगाता है ना, जो आपकी गाड़ी में वो छोटा सा यंत्र लगाता है, वो एरोमीटर है, वो एरोमीटर है। वो रुकी हुई हवा को नाप रहा है। और ये जो चलती हुई हवा है, दादाजी कहते हैं पूर्वी हवा चल रही है, पश्चिमी हवा चल रही है, पछवा चल गई, परवा चल गई, इस हवा को नापने के लिए एनीमोमीटर है।
अमित भाई, इस नवा हवा को नापने के लिए एनीमोमीटर है। तो एनीमोमीटर चलती हुई हवा को नापता है। गुब्बारे में हवा कितनी भरी हुई है, यहां पर गुब्बारे में हवा कितनी भरी हुई है, तो वो एनीमोमीटर नहीं नापेगा, उसको एरोमीटर नापेगा। विंड स्पीड भी तो बताता है, बिल्कुल विंड स्पीड बता सकता है सर, डायरेक्शन बताएगा, स्पीड बताएगा, स्पीड बताएगा। ठीक है, भार को किलोग्राम में नापते हैं। आगे चलिए। अरे भाई बैरोमीटर यार, बैरोमीटर वायु दाब को नापता है। तुम इतने जल्दी क्यों आगे बढ़ रहे हो? आगे चलिए। एमीटर, एमीटर शब्द आया है एम्पियर से। एमीटर शब्द आया एम्पियर से, तो एम्पियर में से तो ले लिया हमने एएम, एएम लिया और मीटर शब्द लगाया। और एम्पियर क्या नापता है? एम्पियर क्या नापता है? विद्युत धारा को, विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन। मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। शब्द कैसे बना है? शब्द बना है एएम लिया है एम्पियर से, एएम लिया है एम्पियर से। मीटर का मतलब मापना, तो जैसे ही एएम दिखाई दे जाए तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल आता है ऑडियोमीटर। सवाल आया ऑडियोमीटर। सर ऑडियो का मतलब होता है साउंड, ऑडियो का मतलब होता है साउंड, और मीटर का मतलब हुआ मापना, मीटर का मतलब हुआ मेजर करना, मेजर करना या मापना। बताना कोई तकलीफ आएगी तो, लेकिन थोड़ी देर चुपचाप होके सुनो पहले ध्यान से, होठों पे उंगली रख के। तो क्या करेगा? ये ध्वनि की तीव्रता नापता है, ध्वनि की तीव्रता मापता है। मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता नापता है। ठीक है, ऑडियोमीटर, ये तो सबको पता है, आसान है। अगला लिया ऑडियोमीटर तो हो गया। अगला लिया बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोस एक शब्द हुआ, बैरोस एक ग्रीक शब्द है बैरोस, और बैरोस का मतलब होता है प्रेशर। बैरोस का मतलब होता है प्रेशर या दाब, दाब। तो दाब को मापने वाला, मीटर का मतलब मापन, तो वायुमंडलीय दाब को नापने वाला, वायुमंडलीय दाब का मापन क्या करता है? वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको मैं ऐसे याद कर सकता हूं, ऐसे याद कर सकता हूं, सीधा शब्द तो यहां से आएगा, सीधा शब्द तो निकल के यहां से आएगा सर, बैरोस से बना है। और ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में बैरोस का मतलब होता है प्रेशर, ग्रेस्को मतलब होता है प्रेशर। ठीक है, अब ध्यान से समझना। एक बैरोमीटर, जैसे थर्मामीटर होता है ना, बुखार नापता है, जैसे थर्मामीटर होता है बच्चों, ऐसे ही एक बैरोमीटर होता है जिसमें पारा भरा, मरकरी भरा होता है। अगर बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर जाता है, इसका मतलब होता है मौसम साफ हो रहा है। अगर वो धीरे धीरे नीचे आता है, इसका मतलब होता है बारिश आने वाली है, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे। और अगर अगर हम लोग बहुत तेजी से पारा नीचे आता है, इसका मतलब होता है कि मौसम खराब हो जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए बैरोमीटर होता है। सर क्या कार में हवा चेक करते टाइम इसका यूज होता है? बैरोमीटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सही आकलन नहीं होगा साहिल। कार का प्रेशर अलग हो जाएगा, कार के भीतर का प्रेशर अलग हो जाएगा, और कार से बाहर का प्रेशर अलग होगा। क्योंकि जैसे आप कार से बाहर निकलेंगे, आप कहें अरे अब सांस आया है मेरे को, तो वहां यूज नहीं करेंगे इसका। आगे चलते हैं। बाइनोकुलर, बड़ा अच्छा है ये बड़ा अच्छा है बाइनोकुलर। सर बाई का मतलब होता है दो, डुएल, दो। बाइनोकुलर कहते हैं ना, बाइसिकल, बाइसिकल कहते हो ना, दो। और ओक्यूलर का मतलब होता है आंख, आंख से संबंधित।
ओक्यूलर का मतलब होता है आंख से ग्रीक भाषा का शब्द है ओक्यूलर, आंख से संबंधित। तो क्या हुआ, जो दो आंखों से संबंधित हो उसे बाइनोकुलर बोलते हैं। सर इसी को दूरबीन कहते हैं, इसी को दूरबीन कहते हैं। और तकनीकी भाषा में इसे टेलीस्कोप बोलते हैं, तकनीकी भाषा में इसे टेलीस्कोप बोलते हैं। तो टेलीस्कोप का मतलब क्या हुआ, दूरबीन। दूरबीन मतलब दो दूर का देखने वाले, दूर का देखने वाले को हम लोग बाइनोकुलर्स बोल रहे हैं, बाइनोकुलर्स बोल रहे हैं। बात ठीक है। तो दूरबीन, बाइनोकुलर किसको कह रहे हैं, जो जिससे हम दूर का दिखाई दे रहा है। दूरबीन को हम, टेलीस्कोप को हम बाइनोकुलर कह रहे हैं। बाई मतलब दो, ओकुलर मतलब आंख। ठीक है। अगला बोलोमीटर, ये बहुत अच्छा है बोलोमीटर। सर बीम सुना हमने बचपन में देखा, एक छोटी सी लेजर लाइट आती थी और लेजर लाइट से हम ऐसे ऐसे रात में मारा करते थे, इसके घर में उसके घर में। उससे किसी भी उस लेजर से निकलने वाली जो लाइट होती है उसको बीम कहते हैं। बीम मतलब एक तरंग, एक किरण। और ये ग्रीक भाषा का शब्द है बोलो का मतलब होता है बीम। बोलो का मतलब होता है बीम। बीम मतलब लाइट, बीम मतलब लाइट, लाइट मतलब प्रकाश, और प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला बोलोमीटर। प्रकाश की तीव्रता का मापन करता है ये यंत्र। मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता। सर बोलो का मतलब होता है बीम, बोलो का मतलब होता है बीम। बीम का मतलब क्या होता है, प्रकाश की एक किरण, जो लेजर लाइट में हमने देखी थी, कई जगह मेलों में आप देखते होंगे, हॉल में आप देखते होंगे कि एक सीधी सी किरण निकल, उसको बीम बोलते हैं। ग्रीक भाषा में उसको बोलो बोलते हैं। इसीलिए शब्द बन गया बोलोमीटर। किसी बीम को नापने वाला, प्रकाश की किसी किरण को मापने वाले को बोलोमीटर कहते हैं, बोलोमीटर कहते हैं, बोलोमीटर कहते हैं। प्रकाश में परिवर्तन को मापना, हाँ इंटेंसिटी को नापना, उसके परिवर्तन को मापना बोलोमीटर कहलाता है बच्चे। ठीक है, ये सब आपको याद है और बेहतर तरीके से। क्रोनोमीटर, क्रोनो। सर क्रोनो का मतलब होता है, यहां लिख लीजिए, क्रोनो का मतलब होता है टाइम। क्रोमोनो का मतलब होता है टाइम, टाइम समय। तो समय को नापने के लिए क्रोनोमीटर होता है। समय को टेम्परेचर, अरे नहीं भाई, टेम्परेचर और लाइट एक जैसे कैसे हो जाएगी, नहीं। प्रकाश, प्रकाश का मतलब होता है जिससे दिखाई दे। तापमान का मतलब होता है, तापमान का मतलब होता है वो चीज ठंडी है या वो चीज गर्म है, इसे तापमान कहते हैं। जैसे मेरे शरीर में उष्मा कितनी है, इसे नापने के लिए तापमान कह रहे हैं। प्रकाश थोड़ी है मेरे शरीर में, प्रकाश वो जो चमकता है, प्रकाश वो जिसकी वजह से हम देख पाते। दीपक भाई सुनो ध्यान से, बैच वगैरह की बाद में बताएंगे। क्रोनोमीटर का मतलब होता है समय, क्रोनोमीटर का मतलब होता है समय, सही तरीके से समय का मापन करना, एक एक मिली सेकेंड, एक एक माइक्रो सेकेंड। अगर हम लोग, जैसे ये घड़ियां हैं, ये घड़ियां भी समय में हेर फेर कर देती हैं। समय को बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से मापने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है वैज्ञानिक स्तर पर। जब हम लोग नासा का कोई सैटेलाइट छोड़ रहे होंगे एकदम एक्यूरेट टाइम पर, हम कोई रॉकेट छोड़ रहे होंगे एकदम एक्यूरेट टाइम पर, ऐसी बातों के लिए हम क्रोनोमीटर का यूज करते हैं। समय का मापन, सही समय का मापन, सही समय का मापन, समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेट टाइम। ये शब्द आपको बहुत जगह मिल जाएगा, जैसे क्रोनिकल एक शब्द मिलेगा, कि मैगजीन आती है क्रोनिकल, क्रोनिकल। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, जैसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजी, अरे यार इस आदमी की तो क्रोनोलॉजी खराब है, पीछे ये कुछ किया था आज कुछ किया है। दोबारा बताता हूं, दीपक तुम ध्यान नहीं दे रहे हो लिखने में। मैं कह रहा हूं क्रोनोमीटर, क्रोनो का मतलब होता है समय। वैज्ञानिक स्तर पर या साइंटिस्ट के स्तर पर अगर समय का मापन करना हो, एक एक मिली सेकेंड, एक एक माइक्रो सेकेंड को मापना हो, तो इसके लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे चलेंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से सुनो। कैथेटोमीटर, देखो कोई बच्चा बताएगा क्या कैथेटोमीटर क्या होता है। सर कैथेटो,
कैथेटो, कैथेटो का मतलब होता है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा। यह भी ग्रीक भाषा का शब्द है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। सर अगर किसी पाइप में, किसी पाइप में ऊर्ध्वाधर, किसी पाइप, ये पाइप है, ये पाइप है, इस पाइप में इस ये नली है कोई, ये एक नली है, इस नली में कोई चीज भरी हुई है, इस नली में कोई चीज भरी हुई है, इसका ऊर्ध्वाधर मापन करने के लिए, इसका लंबवत मापन करने के लिए कैथेटोमीटर होता है। सर एक कैथेट नाम की नली होती है, डॉक्टर यूज करते हैं, मेडिकल में यूज किया जाता है। शरीर से जब कोई पदार्थ निकाला जाता है तो नापते हैं कि ये कितना पदार्थ शरीर से, कितना मैटर शरीर से निकला है, उसे कैथेटो कहते हैं। तो वो कैसी बारीक सी, गूगल करोगे ना, एक बारीक सी नली होती है, तो बारीक सी नली के भीतर भरे हुए द्रव को वर्टिकल लाइन पर नापने के लिए, लंबवत उसका लंबाई नापने के लिए हम कैथेटोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो कैथेटोमीटर को क्या कहेंगे, कैथेटोमीटर को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मापन, ऊंचाई का मापन, यह मेडिकल में यूज किया जाता है। मेजर्स वर्टिकल हाइट्स। अमित भाई अब बताओ, भाषा में कोई दिक्कत आ रही है क्या? शायद अमित भाई कह रहे थे। अमित भाई प्लीज एक बार बताओ, अब भाषा में कोई दिक्कत आ रही है क्या? यह बात हुई कैथेटोमीटर की। कैथेटोमीटर से आगे चलेंगे, क्रायोमीटर। अरे बड़ा अच्छा है, ना जाने कितनी बार पेपर ने पूछा है भाई क्रायोमीटर। क्रायो का मतलब होता है लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। क्रायो का मतलब होता है लो टेम्परेचर। एक क्रायोजेनिक, एक क्रायोजेनिक इंजन भी होता है, क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक, हाँ शुभम ने बताया सीरीज, क्रायोजेनिक इंजन भी होता है। और मीटर का मतलब मापन, मेजरमेंट। तो किसका मापन? निम्न तापमान का मापन, निम्न तापमान का मापन। -200 डिग्री, -250 डिग्री, 200 डिग्री, 250 डिग्री। आप कम चला दो मजे से, ऑल क्लियर प्रिंस। कैथेटो 2 बार। कैथेटो का मतलब होता है किसी भी नली में, किसी नली में भरे हुए पदार्थ की हाइट मापने के लिए, किसी नली में भरे हुए पदार्थ की हाइट नापने के लिए। तो क्या करता है? मेजर्स लो टेम्परेचर्स, मेजर्स लो टेम्परेचर, निम्न दाब को नापता है, निम्न तापमान को नापता है। सर 200 डिग्री माइनस हो जाए, 250 डिग्री माइनस हो जाए, 150 डिग्री माइनस हो जाए, तो इसे क्रायोमीटर से नापा जाता है। क्रायोमीटर टेम्परेचर बहुत खास है, इसको कहीं पर नोट करना ढंग से, इस पर सितारा लगा देना एक। आगे चलेंगे, साइक्लोट्रॉन। अरे सर इतना बढ़िया सवाल आया है। साइक्लोट्रॉन साइकिल से बना है, साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है? चक्र, चक्रीय, चक्रीय, चक्रीय। क्या करेगा साइक्लोट्रॉन? साइकिल से बना है। साइकिल किससे बना है? साइक्लोट्रॉन साइकिल से बना है। जो कण, कौन सा पाइप? अरे दिव्या जी, पाइप मेडिकल साइंस में एक नली यूज होती है, उसको कह रहे हैं। मेडिकल साइंस में एक नली यूज होती है, उस नली में भरे हुए द्रव को, उसकी हाइट मापने के लिए कैथेटोमीटर है। नहीं मुस्कान जी सुनो, अब साइक्लोट्रॉन क्या है? चक्रीय गति। साइक्लोट्रॉन बना है साइकिल से, साइकिल का मतलब होता है चक्रीय। तो क्या चक्रीय, क्या चक्रीय? सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे गति करती है? चक्रीय गति करते हैं। तो क्या कहेंगे? चक्रीय गति करने वाले कणों को आवेशित करने के लिए, उसको चार्ज करता है, आवेशित करने के लिए, आवेशित करने के लिए। ऐसा समझिए आप इस बात को कि आप आराम से बैठे हुए थे, अपने खेत में बैठे हुए थे, बाहर से आते ही किसी ने कहा अरे तुम्हारे भाई को उसने गाली दे दी, तो तुम भीतर से आवेशित हो गए। किसी भी इलेक्ट्रॉन को,
किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी प्रोटॉन को, किसी भी ऐसे पार्टिकल को आवेशित करने के लिए, उसे चार्ज करने के लिए एक यंत्र का यूज किया जाता है जिसका नाम साइक्लोट्रॉन है। और वो कैसे गति करता है? चक्रीय गति करता है, चक्रीय गति करता है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जो गोल गोल घूमने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आवेशित कर देता है। क्या करेगा? टू एसिलरेट पार्टिकल्स, टू एसिलरेट पार्टिकल्स, त्वरित करने के लिए, पार्टिकल्स को, कणों को त्वरित करने के लिए, त्वरित करने के लिए। ठीक है, ये किसमें, अरे किसमें क्या होगा, ये कहीं पर रखा होगा किसी जगह पर, साइक्लोट्रॉन। आगे आइए, साइटोट्रॉन। साइटोलॉजी पढ़ते हो ना, साइटोलॉजी पढ़ते हो, कोशिका विज्ञान पढ़ते हो, साइटोलॉजी। हम कहेंगे ना कोशिका विज्ञान, कोशिका को साइटो बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। तो सेल, जैसे तुमने सुना होगा एक साइबर सेल होती है, ये प्रिंसिपल सेल है सर ये आतंकवादियों की सेल है। सेल मतलब एक छोटा सा कमरा, एक प्रकार का एक विशेष वातावरण को हम सेल बोलते हैं। दिव्या, मैं कह रहा हूं इतना समझो, साइक्लोट्रॉन का मतलब होता है गोल गोल घूमने वाले कणों को चार्ज करने के लिए, कणों को एसिलरेट करने के लिए, उनको आवेशित करने के लिए जिस भी यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे साइक्लोट्रॉन कहते हैं। कोई बात नहीं समझ में आ रहा? विवेक, क्या नहीं समझ में आई बताओ, क्या नहीं समझ में आई? साइटोट्रॉन क्या होता है? साइटोट्रॉन एक ऐसा यंत्र होता है, साइटोट्रॉन एक ऐसा यंत्र होता है जो मौसम को, एक विशेष प्रकार के आर्टिफिशियल मौसम को तैयार कर देता है। आर्टिफिशियल मौसम को तैयार करने का मतलब है कि हमारा ये कमरा है, इस कमरे में हमें एक टेम्परेचर देना है, एक विशेष टेम्परेचर देना है, बाहर की तुलना में यहां का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अरे सुनो भाई साहिल, ध्यान से सुनो, तुम ज्यादा आगे मेरी बात को ध्यान से पहले सुन लो, समझा रहा हूं, उसके बाद बताना कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए। तो हमने कहा कि यहां का टेम्परेचर बाहर की तुलना में ज्यादा होना चाहिए, यहां बारिश नहीं होनी चाहिए, यहां फोग नहीं होना चाहिए। तो हम एक आर्टिफिशियल टेम्परेचर क्रिएट करना चाहते हैं। कहां क्रिएट करना चाहते हैं? ये कमरा हमारी सेल है, ये कमरा हमारी छोटी सी सेल है। तो सेल से याद करने का, साइटो से याद करेंगे सेल। किसी सेल में, किसी सेल में, किसी जगह पर, किसी कमरे में कृत्रिम मौसम को पैदा करने के लिए, कृत्रिम मौसम बनाने के लिए। कृत्रिम मौसम का मतलब क्या होता है? सर वहां का टेम्परेचर हम अपने अनुसार तय करेंगे, वहां की ह्यूमिडिटी हम अपने अनुसार तैयार करेंगे। तो साइटो से सेल आया, सेल से कमरा, एक कमरे के भीतर एक, हाँ बिल्कुल साइटोट्रॉन, एक कमरे के भीतर हम अपने हिसाब से किसी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। आप ऐसा एग्जांपल के तौर पे मोटी भाषा में कहेंगे, एसी एक प्रकार का साइटोट्रॉन है, एसी एक प्रकार का साइटोट्रॉन है। टू क्रिएट आर्टिफिशियल, ज्यादा उत्तेजित मत होइए आप, टू क्रिएट आर्टिफिशियल टू क्रिएट आर्टिफिशियल वेदर कंडीशन। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको याद ना करना पड़े और आप लगे हुए हैं न जाने किस में। टू क्रिएट आर्टिफिशियल वेदर कंडीशन इन लैब, लैब में, लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल मौसम बनाने के लिए, आर्टिफिशियल मौसम बनाने के लिए हम क्या कह रहे हैं? किसी एक कमरे में, किसी एक क्षेत्र में, किसी लैब में अगर हमें अपने हिसाब से मौसम तय करना है, वहां टेम्परेचर तय करना है, वहां ह्यूमिडिटी, प्रेशर तय करना है, तो हम साइटोट्रॉन का यूज करते हैं। यहां से आगे बढ़ेंगे, साइटोट्रॉन से आगे बढ़ेंगे, रिंगलमेन स्केल। रिंगलमेन स्केल का मतलब होता है धुएं का घनत्व का मापन, धुएं के घनत्व का मापन। ये जो धुआं आप घर के चूल्हे से निकलता देखते हो, भट्टी से निकलता देखते हो, इसकी डेंसिटी कितनी है? इसकी डेंसिटी कितनी है? जिसको समझ नहीं आए वो दोबारा देखे एक बार। मेजरमेंट ऑफ स्मोक डेंसिटी, स्मोक डेंसिटी। रिंगलमेन स्केल में क्या नापते हैं? धुएं का घनत्व नापते हैं, धुएं का घनत्व नापते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल मनदीप सर। इलेक्ट्रोइंसेफिलोग्राफ, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? विद्युत। इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत। इनसिफेलो, इनसिफेलो का मतलब होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क या कहेंगे इन ब्रेन। इनसिफेलो का मतलब होता है ब्रेन, ये बायोलॉजी की भाषा है। और ग्राफ का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना। तो ईईजी क्या करेगा? ईईजी क्या करेगा? विद्युत, इलेक्ट्रिक जो एक्टिविटी हो रही है दिमाग के भीतर उनको नापेगा। मस्तिष्क में विद्युत गतिविधियों को, गतिविधियों का मापन। ये न जाने कितनी बार पूछा है पेपर में, न जाने कितनी बार पूछा गया है, न जाने कितनी बार पूछा गया है। बच्चों तुम ध्यान से पहले सुनो, फिर मैं आगे बताऊंगा। वो कार्डियोग्राफ है मुस्कान, वो दिल में होता है। जितना बता रहा हूं अगर इतना याद करोगे, टू मेजर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी इन ब्रेन, इन ब्रेन। तो यहां क्या समझे? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक, इनसेफेलो मस्तिष्क, ग्राफ रिकॉर्ड करना, उनको रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, यहां से आगे चलिए। एंडोस्कोप, एंडो का मतलब होता है भीतरी, भीतरी। स्कोप का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना। जैसे किसी के, हमारा नाक है, कान है, मुंह है, ऐसे जो प्राकृतिक हमने रास्ते दिए हैं भगवान ने हमें, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से हम एक नली डालते हैं। उस नली के भीतर एक कैमरा होता है। वो कैमरा अपने शरीर के भीतर के सारे चित्रों को खींच के लाता है कि इस आदमी के लीवर में क्या दिक्कत है, इस आदमी के फेफड़ों में क्या दिक्कत है। एंडोस्कोप, एंडोस्कोप का मतलब होता है शरीर के भीतर के चित्रों का लेना। अरे ईसीजी बच्चे दिल के लिए होता है, कविता, ईसीजी दिल के लिए होता है। तुम यहां तो सुनो, एंडोस्कोप, एंडो का, इन शब्दों को सीख नहीं रहे हो तुम, इधर उधर दिमाग लगाओगे। एंडोस्कोप, एंडो का मतलब है भीतर, भीतर। एक्सो, एक शब्द होता है एक्सो, एक्सो का मतलब होता है बाहरी, और एंडो का मतलब होता है भीतरी। और स्कोप का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, देखना, एग्जामिन करना। तो शरीर के भीतर के अंगों का चित्र बनाना इंडोस्कोप कहलाता है। यह भी कहां यूज होता है? यह भी मेडिकल में यूज होता है। अगर तुम बाहर निकलोगे ना मार्केट में, तो किसी डॉक्टर के यहां लिखा होगा, लिखा होगा, लिखा होगा एंडोस्कोपी। यहां पर एंडोस्कोपी की जाती है, एंडोस्कोपी की जाती है। ठीक है, शरीर, शरीर के भीतरी चित्रों को बनाना। ऐसे लिख लो, या तो भीतरी चित्रों को खींचना, या टू एग्जामिन, टू एग्जामिन, एग्जामिन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। ठीक है, ये बात हुई एंडोस्कोप की। यहां से आगे चलेंगे। फैदोमीटर, फैदोमीटर मतलब होता है गहराई मापना। पानी या समुद्र की, फैदम्स पढ़ा भी था, समुद्र की गहराई नापना। अगर किसी को याद हो तो बताइए कि एक फैदम बराबर कितना होता है? डेप्थ ऑफ, डेप्थ ऑफ वाटर और ओशन। एक फैदम बताओ। ये सारे जितने सवाल मेरे से बता रहे हो, मेरे से सवाल जितने पूछ रहे हो, मुझे बताओ कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका कितना रिवीजन कर रहे हो। ग्रेविमीटर बहुत अच्छा है, कई बार सवाल में पूछा। ग्रेविमीटर, पानी में तेल की मात्रा का मापन, पानी में तेल की मात्रा का मापन। मेजरमेंट ऑफ
मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, बहुत बढ़िया, 6 फीट 6 फीट 6 फीट, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे। सवाल नंबर हाइड्रोमीटर, एक और ले लेते हैं, इसके बाद आगे कल चलेंगे क्योंकि वक्त हुआ है। हाइड्रोमीटर इसको लेते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो क्या कहेंगे हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या कहेंगे, किसी द्रव का, किसी द्रव का सापेक्षिक घनत्व मापना। अभी समझाता हूं, घनत्व नापना या मापन, ये सापेक्षिक घनत्व क्या होता है, अभी एक सेकंड में समझाऊंगा। मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। देखो बच्चों, बिल्कुल बात नहीं करते तो इतना स्लो हम लोग चल रहे हैं, अगर बातचीत करना शुरू करेंगे, हंसी ठट्टा मजाक करना शुरू करेंगे तो साइंस जो है कैसे पूरा कर पाएंगे। अब सुनिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, अब सुनना है रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। अगर मैं कहूं कि सर, अगर मैं कहूं कि कोई चीज कितनी डेंस है, पानी के पानी के पानी के घनत्व की तुलना में, पानी की डेंसिटी के कंपैरिजन में किसी दूसरे द्रव की डेंसिटी कितनी है, इसे सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। पानी की डेंसिटी से, पानी की डेंसिटी जितनी है उससे किसी और की डेंसिटी देख लो, पानी की डेंसिटी जितनी है, पानी की डेंसिटी जितनी है उस डेंसिटी से शहद की डेंसिटी देख लो, उस डेंसिटी से कोल्ड ड्रिंक की डेंसिटी देख लो, उस डेंसिटी से नदी के पानी की डेंसिटी देख लो, उसी डेंसिटी से समुद्र के पानी की देख लो। पानी की डेंसिटी की तुलना, तो हमने क्या कहा, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, पानी की घनत्व की तुलना में, पानी के घनत्व की तुलना में किसी अन्य द्रव का घनत्व। द डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड कंपेयर टू द वाटर डेंसिटी, कंपेयर टू द वाटर डेंसिटी, ये रिलेटिव डेंसिटी। तो हाइड्रोमीटर क्या नापता है, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी नापता है पानी से तुलना करके, पानी से तुलना करके। संध्या कह रही हैं ईईजी क्या होता है बच्चे, ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोविद्युत, इनसेफेलो मतलब इन ब्रेन, ग्राफ मतलब रिकॉर्ड, दिमाग में। मैंने यहां जैसे ही स्पर्श किया तो मेरे शरीर के भीतर बिजली मेरे दिमाग तक गई, बिजली मेरे दिमाग तक गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे दिमाग में न्यूरॉन जो चल रहे हैं, मेरे दिमाग में जो इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। जब आपने देखा नहीं कि अमिताभ बच्चन मर गया, मरने वाला है फिल्म में, और ऐसे 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 चल रही है उसकी वो चल रही है, वो ईईजी है, वो ईईजी है। कोई हीरो मरने वाला है, ऐसे ऐसे उसकी चलने लगी है, वो ईईजी है। सर कल को सबकी लिस्ट बना के लाना प्लीज, एक कॉलम में इंस्ट्रूमेंट को, सेकंड कॉलम में इनके यूज प्लीज। सब बता देंगे मुस्कान, सब बता देंगे, कुछ खुद भी करो थोड़ा बहुत, सारा पका पकाया चाहिए। इधर लिखो, इधर बेटा लिखो उपकरण, इधर लिखो इसके यूज, ठीक है। चलो अब ठीक चल रही है क्लास। अब आपको एक बार बताओ तेजी से, 30 सेकंड के भीतर बताइए, दूसरी क्लास शुरू होने वाली है, 30 सेकंड के भीतर बताइए। अब क्लास में आपको कोई तकलीफ आ रही है क्या, क्या अब भी आपको फिजिक्स उतनी ही मुश्किल लग रही है क्या? एक यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है, कल आपकी दूसरी यूनिट बनाऊंगा, सेहरावत भाई कल कराऊंगा क्योंकि अभी वक्त नहीं बचा है। तेजी से बताइए, कल हम लोग मोशन में शुरू करेंगे, न्यूटन के नियम, गति के नियम, कैसे कैसे वेग, वेलोसिटी क्या क्या होगा सब बताएंगे। कोई तकलीफ है तो बताइए तेजी से, भाग के 30 सेकंड में बताइए, भाग के। 25 से 30 क्लास में हो जाएगी पूरी, 25 से 30 क्लास में पूरी फिजिक्स हो जाएगी। एक यूनिट कंप्लीट हो गई है, आपका बेसिक बनाया है, एक क्लास में आपका बेसिक बनाया है। तेजी से हम लोग बहुत तेजी से अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ओके बाय बाय, कल मिलते हैं।
कल मिलते हैं और कल फिर आगे की बात करेंगे। आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, आबाद रहिए, धन्यवाद।